जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। आज क्लास 50 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। कथन ए है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। कथन बी है, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए और इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ए और सी, ए बी और सी, ए और बी, ए बी और सी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए, यह कथन सही है। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए, यह कथन गलत होगा। और इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, यह भी कथन सही है। ए और सी कथन जो है सही है। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। संचार माध्यम को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। संचार माध्यम को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह एक जिम्मेदारी पूर्वक पेशा है। मीडिया का मुख्य काम होता है समाचार के माध्यम से नागरिकों तक सूचना को पहुंचाना। मीडिया को विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। पूछा है, उदाहरण नहीं है। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना, स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में चाहे लड़की हो या लड़का, वह दोनों ही फुटबॉल खेल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जब किसी प्रोजेक्ट के विज्ञापन में जेंडर स्टीरियोटाइप को शामिल किया जाता है तो वह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाता है। जैसे लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला को ही मेकअप करते हुए दिखाया जाता है, किसी पुरुष या उभय लिंग को नहीं। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को उसके पति द्वारा ऑफिस छोड़ने को दिखाया जाता है, कभी महिला को यह कार्य करते हुए नहीं दिखाया जाता है। चाय के विज्ञापन में एक माँ को सुबह चाय की बनाते हुए दिखाया जाता है, पिता को नहीं। इस प्रकार के ये सभी जेंडर स्टीरियोटाइप विज्ञापन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ये दोनों कथन किस महाद्वीप को बता रहे हैं।
कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह है ऑस्ट्रेलिया, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है वह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 22 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। एबोरिजिन्स जो है वह ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वह ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य के दूर जाते हैं ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य के दूर जाते हैं ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में जैसे जैसे कोई ग्रह सूर्य से दूर जाता है तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि जो है वह बढ़ती जाती है। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम जो है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है तो सबसे पहला जो नज़दीक का जो ग्रह है वह है बुध, इसके बाद है शुक्र, फिर इसके बाद है पृथ्वी, फिर मंगल है, इसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, फिर सबसे लास्ट में जो है वह है वरुण। तो सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपनी अच्छी समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशी रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। सही विकल्प का चयन करें। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है?
क्वेश्चन कह रहा है कल्पना करें यदि पृथ्वी अपनी कक्षीय समतल की ओर झुकी नहीं होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, साथ में ही किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। यह दोनों कथन जो है सही हैं। ए और सी किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी यदि अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, साथ ही किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। इस मौसम को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती हैं। इस मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, बी और सी सही है, ए गलत है। ए, बी और सी सभी गलत है। ए, बी सही है, सी गलत है। ए और सी सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? भारत में शरद ऋतु के संबंध में 3 कथन दिए गए हैं। कौन से कथन सही हैं? इस मौसम को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से भी जाना जाता, यह बात गलत है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती हैं, यह भी कथन गलत है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, यह भी गलत है। ए, बी और सी सभी गलत हैं। तीनों कथन ही गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीनों कथन ही गलत हैं। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का संबंध वर्षा ऋतु से है। वर्षा ऋतु में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का संबंध जो है वह है वर्षा ऋतु से, ना कि शरद ऋतु से। वर्षा ऋतु में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा जो है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विस्तारित है। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार जो है वह भारत और बांग्लादेश में है। इस डेल्टा पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है
और इसके कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। यह जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध है। यह जो है जैव विविधता के दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो मध्यमंडल में, वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ये जो घटना है किस मंडल में उत्पन्न होती है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। यह दोनों घटनाएं मध्यमंडल में होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। मध्यमंडल जो है वह वायुमंडल की तीसरी परत है तथा यह मध्य में अवस्थित है। इसकी धरती से ऊंचाई 85 किलोमीटर है। मध्यमंडल की धरती से जो ऊंचाई है वह 85 किलोमीटर है। मध्यमंडल समताप मंडल से 60 किलोमीटर ऊपर तक फैला होता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। मध्यमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन का संबंध है। आपतन का संबंध किससे है? सूर्य ऊर्जा के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, वायु दाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपतन का संबंध किससे है? आपतन का संबंध जो है वह सौर ऊर्जा के साथ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा के साथ संबंध है आपतन का। सूर्य द्वारा लघु तरंगों के रूप में विसर्जित तथा प्रकाश की गति से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा आपतन कहलाती है। इससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। आपतन से जो है इससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य अपनी इस ऊष्मा या ऊर्जा को लगातार विकसित करता रहता है, पृथ्वी तक यह विकिरण के रूप में पहुंचाता है और इसे ही आपतन या सूर्य ताप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन है, भूमध्य रेखी वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, शीतोष्ण सदाबहार वन। दूसरे कॉलम में है महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो दोनों कॉलमों का मिलान करना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और मिलान कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए मिलान करते हैं। शंकुधारी वन, शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, एक का 3 होगा, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर आगे मिलान करते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति जो पाए जाते हैं वह महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा, तो दूसरे का चौथे में, तो यहाँ पर दूसरे का दूसरे में दिया गया है। ए ऑप्शन भी गलत है, एक ही ऑप्शन बचा है, वह है ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे भी मिलान कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यह जो पाए जाते हैं दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, और शीतोष्ण सदाबहार वन, यह जो है महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। यही सही मिलान है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए है, सहारा रेगिस्तान का समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। कथन बी है, सहारा की गुफाओं में प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं, ए गलत है परंतु बी सही है, ए सही है परंतु बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? सहारा रेगिस्तान का समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था, यह कथन सही है। सहारा की गुफाओं में प्राप्त चित्र जो हैं नदियाँ, मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं, यह भी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जो सहारा का क्षेत्रफल है वह है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। यह अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया, मिस्र और मोरक्को में फैला हुआ है। सहारा की गुफाओं में प्राप्त चित्र जो हैं नदियाँ, मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां इस बात के ठोस प्रमाण है कि सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं। कथन बी है, डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, बी और सी सही है परंतु ये गलत है। ए और बी सही है परंतु सी गलत है। ए, बी और सी तीनों सही हैं। ए और सी सही है परंतु बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो डॉल्फिन के बारे में 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथनों में कौन कौन सही हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं, यह कथन सही है। और डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है, यह भी सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, यह भी कथन सही है। तीनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। डॉल्फिन समुद्री स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन जो है यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है। भारत में पाई जाने वाली डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लैटनिस्टा गैंग्रिका है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है प्लैटनिस्टा गैंग्रिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। डॉल्फिन मुख्य तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के गंगा ब्रह्मपुत्र के आलवड़ जल में पाई जाती हैं। डॉल्फिन की उपस्थिति से नदी समुद्र में जल की शुद्धता का पता चलता है। नदी या समुद्र के जल की शुद्धता का पता चलता है अगर उसमें डॉल्फिन की उपस्थिति है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में स्थित है। डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वह है बिहार के भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? मीथेन और हाइड्रोजन का, मीथेन और हीलियम का, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन और नाइट्रोजन का। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बायोगैस अनिवार्य रूप से किनका मिश्रण है?
तो यह मिश्रण है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस जो यह मिश्रण है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। बायोगैस विभिन्न घटकों का मिश्रण है। इसके प्रमुख घटक मीथेन 55 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फर, सल्फाइड आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए गलत है परंतु बी सही है, ए सही है परंतु बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, यह बात गलत है। पहला कथन गलत है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, यह कथन सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए गलत है परंतु बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। संसाधन शब्द का अभिप्राय साधारणतः मानव उपयोग की वस्तुओं से है। संसाधन शब्द का अभिप्राय जो है वह मानव उपयोग की वस्तुओं से है। संसाधन प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरह की होती हैं। यह कथन सत्य नहीं है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो बहुमूल्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला ईंधन, बायोगैस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन 15 कह रहा है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह जो हैं खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में मुख्य रूप से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, बायोमास, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।